जय हिंद दोस्तों। लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव और दोस्तों मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है। और दोस्तों अब मेरे द्वारा आप लोगों को भारत का जो प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है उसका रिविजन कराया जा रहा है। और अभी हम लोग पहुंचे हैं मौर्य साम्राज्य पर, यानी कि हम लोग मौर्य साम्राज्य के रिविजन कर रहे हैं। और आज का जो हम लोग का चैप्टर होगा मौर्य साम्राज्य में, पहले होगा न्याय प्रशासन के बारे में। दोस्तों हम लोग न्याय प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे प्रमुख मार्ग के बारे में। तो दोस्तों इस प्रकार से 3-4 बातें हैं जो मौर्यकालीन के बारे में, जिसका आज हम लोग रिविजन करेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि सबसे पहले प्रश्न क्या बन रहा है आज के चैप्टर में। तो दोस्तों आज के चैप्टर में सबसे पहले प्रश्न बन रहा है, सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख कौन होता था। ध्यान देंगे दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न बना सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख कौन होता था, तो लिखेंगे राजा होता था। सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख कौन होता था, लिखेंगे राजा होता था। और फिर अगला प्रश्न बना जनपद के आधार पर किस प्रकार का न्यायालय होता था, लिखेंगे राजूक न्यायालय होता था। यानी कि जनपद पर राजूक नामक न्यायालय हुआ करता था। प्रश्न पूछा जा रहा है जनपद के आधार पर किस प्रकार का न्यायालय होता था, आप लिखेंगे राजूक नाम का न्यायालय होता था। अगला प्रश्न बना ग्राम के आधार पर न्यायालय का प्रमुख कौन होता था, लिखेंगे ग्रामणी होता था। ग्राम के आधार पर न्यायालय का प्रमुख कौन होता था, लिखेंगे ग्रामणी होता था। और दोस्तों फिर अगला प्रश्न बना कौटिल्य ने कितने प्रकार के न्याय की बात की थी। ध्यान दीजिएगा, कौटिल्य की बात हो रही है और कौटिल्य कितने प्रकार के न्याय की बात कर रहे हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो लिखेंगे दोस्तों 2 प्रकार के न्याय की बात करते थे, धर्म स्थनी और कंटक शोधन। तो दोस्तों प्रश्न पूछेगा कि कौटिल्य ने कितने प्रकार के न्याय की बात की है, तो आप उत्तर लिखेंगे कौटिल्य ने 2 प्रकार के न्याय की बात की है, पहला धर्म स्थनी और दूसरा कंटक शोधन। देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कौटिल्य का पिक लगा हुआ है। और फिर अगला प्रश्न बना कौटिल्य के आधार पर दीवानी न्यायालय को क्या कहते थे, तो लिखेंगे धर्म स्थनी कहते थे। कौटिल्य के आधार पर दीवानी न्यायालय को क्या कहते थे, लिखेंगे धर्म अस्थायी कहते थे। और फिर अगला प्रश्न बना कौटिल्य के आधार पर फौजदारी न्यायालय को क्या कहते थे, तो लिखेंगे कंटक शोधन न्यायालय कहते थे। प्रश्न आएगा कौटिल्य के आधार पर फौजदारी न्यायालय को क्या कहते थे, दोस्तों लिखेंगे कंटक शोधन न्यायालय कहते थे। फिर अगला प्रश्न बना दोस्तों मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में किसके पुस्तक से पता चलता है कि स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार दिया गया था। दोस्तों किसका पुस्तक था जिससे पता चलता है कि स्त्रियों को भी शिक्षा का अधिकार दिया गया था, लिखेंगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र पुस्तक से ये पता चलता है कि स्त्रियों को भी शिक्षा का अधिकार दिया गया था। तो प्रश्न यहाँ पर यही पूछा जा रहा किसके पुस्तक से पता चलता है कि स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार दिया गया था, तो दोस्तों लिखेंगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र पुस्तक से पता चलता है कि स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार दिया गया था। और फिर अगला प्रश्न आया किसके पुस्तक से पता चलता है कि स्त्रियों को पुनः विवाह का भी अधिकार दिया गया था, तो दोस्तों लिखेंगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। तो दोस्तों ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पता चलता है कि स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार दिया गया था और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ही पता चलता है कि स्त्रियों को पुनः विवाह का भी अधिकार दिया गया था। अगला प्रश्न बना मौर्य काल के समय में सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र क्या था, लिखेंगे दोस्तों मौर्य काल का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था। देखेंगे दोस्तों यहाँ तक्षशिला विश्वविद्यालय का मेरे द्वारा पिक लगाया गया है। और प्रश्न रहा मौर्य काल के समय में सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र क्या था, लिखेंगे तक्षशिला विश्वविद्यालय। और फिर अगला प्रश्न बना वेश्याओं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो लिखेंगे दोस्तों वेश्याओं के लिए गणिका शब्द का प्रयोग किया जाता था। वेश्याओं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, लिखेंगे दोस्तों वेश्याओं के लिए गणिका शब्द का प्रयोग किया जाता था। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इसका मतलब यह हुआ कि मौर्य काल में भी वेश्याओं का प्रचलन हुआ करता था। फिर अगला प्रश्न बना रूप के आधार पर अपना जीवन यापन करने वाले वेश्या को क्या कहा जाता था। ध्यान देंगे अभी मैंने ऊपर आप लोगों को बताया
कि वेश्याओं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो मैंने बताया आपको गणिका का। और यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, रूप के आधार पर अपना जीवन यापन करने वाले वेश्या को क्या कहा जाता था? तो लिखेंगे रूपाजीवी वेश्या कहा जाता था। देखेंगे आप यहाँ एक सुंदर स्त्री का पिक लगा हुआ है, जो कि हम कह सकते हैं कि ये वेश्या है। तो रूप के आधार पर अपना जीवन यापन करने वाले वेश्या को क्या कहा जाता था? लिखेंगे रूपाजीवी वेश्या कहा जाता था। फिर अगला प्रश्न बनेगा, फिर अगला प्रश्न बना, इस समय के समाज में वर्ण व्यवस्था थी या नहीं थी? तो दोस्तों लिखेंगे इस समय के समाज में वर्ण व्यवस्था थी। फिर अगला प्रश्न बना, मेगास्थनीज ने समाज को कितने भागों में बांटा था? तो लिखेंगे मेगास्थनीज के द्वारा समाज को 7 वर्गों में बांटा गया था। मेगास्थनीज के द्वारा समाज को कितने वर्गों में बांटा गया था? लिखेंगे 7 वर्गों में बांटा गया था। फिर दोस्तों आता है मौर्य काल अर्थव्यवस्था के बारे में। तो इसमें सबसे पहले प्रश्न बन रहा है, मौर्य काल की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? ध्यान देंगे, मौर्य काल की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो लिखेंगे मौर्य काल की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। किस पर? कृषि पर आधारित थी। और दोस्ती जाहिर सी बात है, उस समय कोई न कोई फैक्ट्रियां होती थी, न बिजली था न पंखा था, तो कृषि ही हुआ करती थी। तो उस समय की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित होगी? कृषि पर आधारित होगी। तो प्रश्न भी यही बन रहा है कि मौर्य काल की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? लिखेंगे कृषि पर आधारित थी। और फिर अगला प्रश्न बना, धान को किस प्रकार का फसल माना जाता था? तो दोस्तों धान को अच्छी फसल माना जाता था। धान को किस प्रकार का फसल माना जाता था? दोस्तों धान को अच्छी फसल माना जाता था। और फिर अगला प्रश्न बना, गन्ने को किस प्रकार का फसल माना जाता है? तो दोस्तों गन्ने को बुरी फसल माना जाता था। और दोस्तों आज के डेट में अगर किसी के पास गन्ना है तो लोग कहते हैं अच्छी फसल है, लेकिन उस समय यानी कि मौर्य काल में गन्ने को बुरी फसल माना जाता था और धान को अच्छी फसल माना जाता था। अगला प्रश्न बना, सिंचाई के लिए सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया जाता था? तो लिखेंगे मंडूक कूपों का। देखिए सिंचाई की व्यवस्था किया गया है और सिंचाई के लिए सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया जाता था? लिखेंगे मंडल कूपों का प्रयोग किया जाता था। सिंचाई के लिए सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया जाता था? लिखेंगे मंडल कूपों का प्रयोग किया जाता था। और फिर प्रश्न बना, इस समय में सबसे प्रमुख उद्योग क्या था? लिखेंगे सूत की कताई और बुनाई। देखेंगे दोस्तों यहाँ सूत की कताई और बुनाई हो रहा है, यानी इस समय सबसे प्रमुख उद्योग क्या था? लिखेंगे सूत की कताई और बुनाई। और फिर प्रश्न बना, व्यापार और वाणिज्य के अधिकारी को क्या कहा जाता था? लिखेगा पांड्याध्यक्ष। व्यापार और वाणिज्य के अधिकारी को क्या कहा जाता था? लिखेंगे पांड्या अध्यक्ष। देखेंगे दोस्त यहाँ व्यापार का एक पिक लगा हुआ है। और फिर प्रश्न बना, इस समय की मुद्रा को क्या कहा जाता था? लिखेंगे पण कहा जाता था। इस समय की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों लिखेंगे पण कहा जाता था। और फिर अगला प्रश्न बना, इस समय की मुद्रा किस धातु की बनी होती थी? तो लिखेंगे चांदी की बनी होती। देखेंगे दोस्तों यहाँ पर एक चांदी के कॉइन्स का पिक लगा हुआ है। तो इस समय की मुद्रा किस धातु की बनी होती थी? लिखेंगे चांदी की बनी होती थी। और फिर अगला प्रश्न बना, इस समय की मुद्रा को क्या कहते थे? लिखेंगे पंचमार्क या आहत सिक्के कहते थे। इस समय की मुद्रा को क्या कहते थे? तो दोस्तों लिखेंगे पंचमार्क या आहत सिक्के कहते थे। और उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे प्रमुख मार्ग के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले प्रश्न बन रहा है कि इस समय के स्थल मार्ग की सबसे प्रमुख सड़क कौन थी? इस समय की जो स्थल मार्ग थी उसकी सबसे प्रमुख सड़क कौन थी? लिखेंगे उत्तरापथ। प्रश्न आएगा इस समय के स्थल मार्ग की सबसे प्रमुख सड़क कौन थी? आप देखेंगे उत्तरापथ। और फिर प्रश्न आया उत्तरापथ मार्ग कहां से कहां तक थी, यानी कहां से कहां तक चलती थी? लिखेंगे बंगाल से पेशावर तक चलती थी। उत्तरापथ मार्ग कहां से कहां तक चलती थी? लिखेंगे बंगाल से पेशावर तक थी। और दोस्तों दूसरा स्थल मार्ग की सबसे प्रमुख मार्ग कौन था? ध्यान देंगे, दूसरा स्थल मार्ग की सबसे प्रमुख मार्ग कौन था? लिखेंगे दक्षिणापथ। दूसरा स्थल मार्ग की सबसे प्रमुख मार्ग कौन थे? लिखेंगे दक्षिणापथ। और फिर अगला प्रश्न बना, दक्षिणापथ कहां से कहां थे? लिखेंगे श्रावस्ती से प्रतिष्ठान तक। दक्षिणापथ कहां से कहां तक? लिखेंगे श्रावस्ती से प्रतिष्ठान तक थी। और फिर अगला प्रश्न बना, अनाज को तौलने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता था? ध्यान देंगे, अनाज को तौलने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता था? लिखेंगे अनाज को तौलने के लिए द्रोण इकाई का प्रयोग किया जाता था। किसका? द्रोण इकाई का प्रयोग किया जाता था। और फिर अगला प्रश्न बना, भूमि को मापने के लिए, ध्यान दीजिएगा, भूमि को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? लिखेंगे निवर्तन का प्रयोग किया जाता था। देखेंगे भूमि है दोस्तों, यानी भूमि को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? लिखेंगे निवर्तन का प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों आज का चैप्टर रिवीजन का यहीं पर समाप्त होता है। और दोस्तों आज का रिवीजन का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद,
जय भारत।